हेलो एवरीवन। हम पिछले क्लास में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ चुके थे और उनका जो रासायनिक संयोजन के दो नियम उन्होंने दिए थे, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और फिर तत्वों के जो अनुपात होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनके जो नियम दिए थे उसके लिए। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन भी कर लिया था पिछले लेक्चर में हमने। तो आज हम शुरू करते हैं परमाणु। परमाणु क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक फार्मूला देखते हैं कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक जो इकाई होती है, रचनात्मक इकाई मतलब जो जिससे मिलकर कोई द्रव्य यानी पदार्थ, जो ठोस द्रव गैस कोई भी जो होता है वो जो जिससे मिलकर बना होता है यानी रचनात्मक इकाई जो होती है उसको परमाणु कहते हैं। जैसे कोई जो जब हम घर बनाते हैं तो उसकी रचनात्मक इकाई कोई ईंट होती है, या फिर मान लो कोई चींटी अपना जो उसको बोलते हैं ना बाबी बोलते हैं ना, जो उसका बिल होता है उसको बना रहा है तो उसमें छोटे छोटे रेत के कण होते हैं। तो इन सब से जब देखते हैं तो कमरा जो बनता है उनमें रचनात्मक इकाई ईंट होती है। तो इसी तरह किसी द्रव्य यानी पदार्थ की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अब हम इसको एक परिभाषा से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक जो परमाणु होता है, अब एक परिभाषा हम देखेंगे। परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हो गया परमाणु। एक परमाणु सबसे परिभाषा इसकी है कि परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और 3 और उससे भी छोटे कण पाए जाते हैं। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। परमाणुओं को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इनको हमारे जो पूरा ब्रह्मांड है वो परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो अब हम देखेंगे परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। जब हम कई लाख परमाणु को एक साथ मिला के ऐसे मान लीजिए हम एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाए परमाणु को और एक लंबा चादर जैसा बनाए, तो फिर लाखों परमाणु के रखने के बाद हमको एक कागज़ जैसी मोटी, मतलब कागज़ जितनी पतली या मोटी परत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ठीक, तो फिर अब देखेंगे परमाणु त्रिज्या यानी कोई परमाणु है, मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये इसकी त्रिज्या है, पूरा मिला के व्यास होता है, इसका आधा त्रिज्या। तो इस परमाणु की जो त्रिज्या होती है वही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। यानी एक मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। इसको 2 रूप में लिखा जा सकता है। चाहे इसको लिख दो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, या 10⁹ नैनोमीटर बराबर 1 मीटर। अब हम देखेंगे कुछ परमाणुओं का परमाणु त्रिज्या क्या होता है, उसको हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। मीटर में देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻10। अगर हमको इसको नैनोमीटर में लिखना है तो अब देखेंगे 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है, तो इसको हम 10⁻⁻1 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 10⁻⁹ मीटर होता है ना, 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जब इसके साथ ये 10 -10 में से 9 जाएगा तो -1 ही तो बचेगा।
इसी तरह हम जो जल का अणु होता है उसकी परमाणु त्रिज्या 10⁻⁹ होती है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का एक कण होता है जिसके कारण हमारा रक्त का कलर लाल होता है। तो फिर हीमोग्लोबिन के अणु का जो परमाणु का परमाणु त्रिज्या है वो 10⁻⁸ होता है। और रेत का जो कण होता है उसकी परमाणु त्रिज्या 10⁻⁴। और चींटी की परमाणु त्रिज्या है, तो चींटी का जो जिससे मिलकर बना है चींटी, उसका एक परमाणु लेंगे तो फिर 10⁻³ हम एक सेब लेते हैं तो सेब का जो सबसे छोटा रचनात्मक इकाई यानी परमाणु है उसका 10⁻⁻1 होगा। अब हम देखेंगे तत्वों की व्युत्पत्ति, यानी तत्वों का नाम कैसे पहले रखा जाता था। तो पहले तत्वों का नाम वहाँ वैसे रखा जाता था कि जहाँ जो तत्व मिल गया उसी जगह के नाम पे रख दिए, या फिर अगर कुछ कलर के नाम पे रख दिए। तो देखो जैसे कापर जो है वो साइप्रस नाम की जगह, साइप्रस नाम के एक जगह पर पाया गया सबसे पहले, तो उसी के आधार पर इसका नाम कापर रख दिया। कुछ तत्वों का नाम विशिष्ट रंगों के कारण रखा गया, जैसे गोल्ड यानी सोना, एग्जाम्पल के लिए सोना यानी गोल्ड। और गोल्ड का जो अंग्रेजी में मीनिंग होता है गोल्ड का, वो होता है पीला कलर, और सोना भी पीले कलर का होता है, इसके कारण इसका नाम गोल्ड रख दिया गया। अब हम देखेंगे IPSC के आधार पर इनका नाम कैसे रखा जाता था। अब IPSC क्या है? IPSC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो गया IPSC का फुल फॉर्म। अब इसका हम देखेंगे कि इसके आधार पर नामकरण कैसे किया जाता है। तो जो IPSC का काम है ये तत्व का जो कि कोई भी अगर तत्व का नया खोज हुआ तो उनका नाम, प्रतीक और मात्रक का जो स्वीकृति मिलेगी वो IPSC के जितने सदस्य हैं वही मिलके इसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो जो अधिकतर तत्व हैं IPSC ने उनका नाम इस तरह रखा है कि कोई अंग्रेजी का जो मान लो जैसे एल्युमिनियम है, मिनियम, इसका प्रतीक ये है, इसको लिखते हैं AL। तो इसमें ऐसे हम लिखते हैं कि जो पहला अक्षर रहता है उसको कैपिटल A और दूसरा वाला स्मॉल से लिखते हैं, पहला कैपिटल लेटर में दूसरा स्मॉल लेटर में। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम कोबाल्ट का लेते हैं, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में पहले दो अक्षर हम ले लिए जिनमें पहला वाला कैपिटल लेटर में दूसरा वाला स्मॉल लेटर में ले लिए। तो ये हो गया कि किस आधार पे हम ये कोई तत्व का नाम है तो उसका प्रतीक लिखना हुआ, तो हम इसके दो अक्षर ले लिए जिसमें पहला कैपिटल लेटर लिख दिए दूसरा स्मॉल लेटर। अब कुछ तत्व के उदाहरण ऐसे हैं कि जिसमें जैसे एक मान लो क्लोरीन का एग्जाम्पल है, तो इसमें C और H नहीं लेंगे, इसमें एक वर्ड को छोड़ के फिर इन दोनों को संयुक्त करके केवल L ही लिख देते हैं, जैसे Cl। तो इसमें भी पहला कैपिटल लेटर में रहेगा दूसरा स्मॉल। और एक एग्जाम्पल और है जिंक, इसको लिख दिए Zn। तो इस तरह कुछ इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो IPSC के आधार पे हमने आज नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, तो थोड़ा सा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।